Hello students, so today we are going to know or study about the political ideas of Pandit Jawaharlal Nehru. So before starting the video, I would like to request you all to please like, share and subscribe to my channel. So let's start the video without wasting any further time. Jawaharlal Nehru was a pivotal figure in Indian history, serving as the first Prime Minister of India from 1947 to 1964. तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है किसमें इंडियन की हिस्ट्री में, एज वी ऑल नो कि वो क्या थे, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सर्व किया था 1947 से 1964 तक. An influential leader in the Indian independence movement, Nehru was a key ally of Mahatma Gandhi and a prominent member of the INC. तो इसमें क्या बोला गया है कि नेहरू जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जो लोगों को, मासेस को इन्फ्लुएंस करते थे अपने आइडियाज से, अपने ओपिनियन से. और वो महात्मा गांधी के साथ ही एक प्रोमिनेंट मेंबर थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमारे इंडिया की फर्स्ट पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी. एजुकेटेड एट Harrow and Trinity College, Cambridge, Nehru was deeply influenced by Western political thought and the ideals of democracy and socialism. His vision for India was shaped by his experiences and education, emphasizing industrialization, scientific progress and secularism. तो उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी हैरो एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न थॉट से, वहाँ की आइडियोलॉजी से और बेसिकली डेमोक्रेसी और सोशलिज्म से. तो उनका जो विजन था वो उनके एक्सपीरियंसेस से आया था कि वो क्या इंडिया में क्या सेटअप करना चाहते थे, उनके एजुकेशन से आया था. और वो क्या एम्फेसाइज करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, सेक्युलरिज्म. वो रिलीजन के बेसिस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे. उनके अकॉर्डिंग रिलीजन मस्ट नॉट बी द फैक्टर ऑफ conflict. Upon returning to India in 1912, Nehru initially practiced law but soon became deeply involved in the struggle for Indian independence. अब हम एक एक करके उनके जो थॉट था, उनके जो ओपिनियंस थे, उनको जानेंगे. विजन फॉर इंडिया वॉज मल्टी फेसेडेड, रिफ्लेक्टिंग हिज कमिटमेंट टू मॉडर्निटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस. अब हम उनके पॉलिटिकल आइडियाज को जान लेते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. वो उनका सबसे बेसिक और पहला ही फीचर था, पहला ही आइडिया था. नेहरू वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ सेक्युलरिज्म, बिलीविंग दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द स्टेट और इट्स पॉलिसीज. और उनके अकॉर्डिंग वो मतलब सेक्युलरिज्म को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करते थे, और उनके अकॉर्डिंग रिलीजन एक ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जो स्टेट और उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करे. He envisioned India as a pluralistic society where people of all religions, languages and cultures could coexist harmoniously. और उनके अकॉर्डिंग वो इंडिया को एक ऐसे स्टेट पर, एक ऐसे मुकाम पर देखना चाहते थे जहाँ पे वो इंडिया को एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जहाँ पे सभी धर्म के, सभी भाषा के अलग अलग लोग साथ में रहें और कोएग्जिस्ट करें पीसफुली, शांति से. This commitment to secularism was central to his idea of democracy, which he saw as an inclusive system where all citizens, regardless of their religious or cultural background, had equal rights. और यहीं पर वो डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं. उनका आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था डेमोक्रेटिक, जहाँ पे वो बोलते थे कि लोगों का कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर से हो, कोई कैसा भी बैकग्राउंड हो, वो मैटर नहीं करता, बट कि मैटर क्या करता है कि उन लोगों के पास इक्वल राइट्स हो जो कि स्टेट प्रोटेक्ट करे. Next is socialism and economic planning. Nehru was influenced by socialist ideas and believed that state intervention was necessary to promote social and economic equality. और जहाँ पर वो ये बिलीव करते थे कि स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए, इक्वालिटी प्रमोट होने के लिए. ही एडवोकेटेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. और उन्होंने एक नया मॉडल को अडॉप्ट किया जहाँ पे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करी, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे और मार्केट फोर्सेस को डोमिनेट करेंगे. His economic vision was
embodied in the 5-year plans which focused on industrialization, infrastructure development and the creation of a public sector. और उनका जो विजन है, इकोनॉमिक विजन, हमको उससे ही देखने को मिलता है जिस तरीके से उन्होंने 5-year प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया था और फोकस किया था हमारे सबसे पहला 5-year प्लान फोकस करता था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, नेक्स्ट करता था हमारे इंडस्ट्रीज पे एंड सो ऑन. He sought to transform India from an agrarian economy into an industrialized one, believes that rapid industrial growth was a central key to economic progress. और उनके अकॉर्डिंग वो इंडिया को उनका सपना था कि वो इंडिया को एग्रीगेरियन यानी कि हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइज्ड बनाए, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं. तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये हमारा थर्ड एस्पेक्ट है, तो यानी कि थर्ड पॉलिटिकल आइडिया. नेहरू प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज अ मीन्स टू मॉडर्नाइज इंडिया. एंड ऑफकोर्स ये बात है, ये बहुत बेसिक है कि अगर किसी भी नेशन को डेवलप होना है तो उसको अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना ही पड़ता है. He believed that scientific development and technological innovation were crucial for economic growth and national self-sufficiency. His government supported the establishment of institutions like the Indian Institutes of Technology (IITs) and encouraged research and development in the scientific field. और जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट के टाइम पर IITs जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी किया गया. Next is non-alignment. In international relations, Nehru was a proponent of non-alignment, which meant that India should avoid aligning itself with either of the major blocs during the Cold War, that is the United States or the Soviet Union. और international relations में यानी कि हमारे foreign policy में अगर देखें तो नेहरू एक proponent थे किसके, non-alignment थे. And he was one of the founding members of the non-alignment movement. और जहाँ पे ये एडवोकेट करते थे कि इंडिया को किसी भी मेजर ब्लॉक्स के साथ, कौन कौन से मेजर ब्लॉक थे कोल्ड वॉर के टाइम पर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, जो कि चला था 1945 से 1991 तक, कि इंडिया किसी के साथ भी अलाइन नहीं करेगा, ना ही नीदर यूएस nor Soviet Union. He advocated for an independent foreign policy based on peaceful coexistence and mutual respect. और उनका मानना ये नहीं था कि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना और ना ही उनकी पॉलिसी कंप्लीट आइसोलेशन की थी. वो बस चाहते थे कि पीसफुली कोएग्जिस्ट करे, अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएं और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें और ना ही किसी के इंटरनल या डोमेस्टिक स्फेयर में इंटरफेरेंस करें. और उस टाइम पे इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा था. Nehru believed in supporting national liberation movements and working towards a more equitable global order. और उन्होंने दूसरे नेशंस जैसे कि अफ्रीका में जहाँ पे रेसिज्म वगैरह की बात बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी उन लोग को सपोर्ट करा उनके लिबरेशन मूवमेंट्स में, उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. और वो चाहते थे कि इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर हो, यानी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो. नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म. Nehru was committed to social justice and worked towards addressing inequalities in Indian society. और उन्होंने कई सारे सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स करे, काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस करी, रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि इनइक्वालिटीज़ जो हैं इंडिया में जो उस टाइम पर सस्टेन कर रही थी उनको वो हटा सकें. His government implemented various social reforms aimed at improving the status of women, advancing education and reducing caste-based discrimination. और उनके गवर्नमेंट के पीरियड के टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा जो कि विमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करती थी. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था धर्म के नाम पे या क्लास के नाम पे, कास्ट के नाम पे, उसको कम किया. और साथ ही ऐसे लैंड रिफॉर्म्स करे जो कि फार्मर्स को बेनिफिट्स दे, उनको अपलिफ्ट करे, उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ. सो बेसिक लेवल पर भी यानी कि रूट लेवल पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा सोशल जस्टिस, वेलफेयर, इक्वालिटी को प्रोवाइड कराने में. So the next political idea is national integration. In the earlier
In the early years of independent India, Nehru faced the challenge of integrating diverse regions and communities into a unified nation. He worked to promote national integration by emphasizing common Indian identity and fostering a sense of unity among different ethnic और linguistic groups. तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था इंटरनली, क्योंकि इंटरनली ही हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर रहे थे, डिफरेंट नेशन डिमांड कर रहे थे। इंडिया के साथ कुछ रीजन्स मर्ज होने के लिए रेडी भी नहीं थे। तो उस टाइम पे नेहरू ने ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा जो चैलेंज था उसको फेस करा, और उसमें उनका और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा था इंडिया को यूनाइट करने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन यानी और ब्रदरहुड वाली फीलिंग, नेशनलिज्म वाली फीलिंग, यूनिटी वाली फीलिंग को लोगों के अंदर जगाने के लिए। Next is role of the state in development. Nehru believed in the active role of the state in economic and social development. He saw the government as a central force in guiding and facilitating developmental efforts, particularly in the areas of infrastructure, education and public health. तो वो ऑफकोर्स ये बात है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो सोशलिज्म का मानते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़रूरी है किसी भी नेशन को अगर ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोलते थे कि गवर्नमेंट को डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उसके लिए डिफरेंट एफर्ट्स डालने चाहिए थे। कौन कौन से फील्ड में? इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, एक्सेट्रा। This belief was reflected in his support for major public sector enterprises and the establishment of planning commission। और planning commission अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 5-year plans में। Next is education and intellectual growth. Nehru valued education as a fundamental aspect of national development। तो ये मानते थे कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट का। As we all know, education is a tool or a weapon to change the society. He championed the expansion of educational opportunities and the promotion of scientific and technical education। वो ज़्यादा फोकस किस पर करते थे? प्रमोशन भी करते थे साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन का। His vision included creating a robust educational system that could support India's developmental goals and foster intellectual growth. So lastly, now I would like to conclude it. Jawaharlal Nehru's political ideas were instrumental in shaping the trajectory of independent India. His commitment to democracy, secularism, socialism and industrialization laid the groundwork for a country's development। और हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अंडर डेवलप्ड इंडिया को डेवलपिंग की तरफ मूव करा। नेहरूज विजन फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलरिज्म इंडिया वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स which aim to build a strong and cohesive nation। और ये हम उनके विजन से ही और उनके आइडियाज से ही जान सकते हैं कि वो किस तरफ इंडिया को देखते थे। His approach to foreign policy, education and social reform further demonstrated his dedication to creating a progressive and inclusive society। और जिस तरीके की उनकी अप्रोच थी सोशल रिफॉर्म की, इक्वालिटी की, एजुकेशन थी, जिससे ही हमको ये क्लियर होता है कि वो कैसे इंडिया को एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते थे। नेहरूज लेगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। और आज भी हम उनके आइडियाज़ को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस टाइम का आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंस है। आज भी हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। That's it for today's video. Thank you students, and please like and subscribe to my channel, and please keep supporting to it. Thank you.